नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने यहां पर ट्राई से इंटरनेट कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप को रेगुलेट करने की लिए राय मांगी है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आने वाले समय में आपको व्हाट्सएप, सिग्नल, गूगल मीट जैसे इंटरनेट कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप्स के लिए पैसे देने पड़े। क्या है आखिर ये पूरा मामला और कैसे कंज्यूमर्स पर इसका असर पड़ेगा? इन तमाम मुद्दों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये पूरा मामला क्या है, खास रिपोर्ट। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने इंटरनेट के जरिए कॉल करने की सहूलियत देने वाली व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए ट्राई से राय मांगी है। ट्राई ने 2008 में सिफारिश की थी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को सामान्य टेलीफोन नेटवर्क पर कॉल सहित इंटरनेट टेलीफोनी की इजाजत दी जाए, लेकिन उन्हें इंटर कनेक्शन फीस का भुगतान करना होगा। सुरक्षा एजेंसियों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए कॉल का पता लगाने के लिए लीगल सिस्टम भी सेटअप करना होगा। इंटरनेट टेलीफोनी का मुद्दा 2016-17 में नेट न्यूट्रलिटी के वक्त भी उठा था, लेकिन सरकार ने मैसेजिंग ऐप्स पर कॉल को लेकर न तो एक्स्ट्रा चार्ज लगाया और न ही किसी तरह की पाबंदी लगाई। उस वक्त डिपार्टमेंट ने इसे रिव्यू करने के लिए वापस भेज दिया था, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने इंटरनेट के जरिए फोन और ओवर द टॉप कंपनियों को लेकर ट्राई से फिर से सुझाव देने को कहा है। दरअसल टेलीकॉम कंपनियां सरकार से लगातार समान सेवा, समान नियम के सिद्धांत को लागू करने की मांग कर रही हैं। कंपनियों का कहना है कि इंटरनेट कॉल की सुविधा देने वाले मैसेजिंग ऐप को वही लाइसेंस फीस चुकानी चाहिए जो टेलीकॉम और इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर कंपनियां चुकाती हैं। साथ ही समान रूप से नियमों, सर्विस की क्वालिटी से जुड़े रेगुलेशंस का पालन करना चाहिए। अब टेलीकॉम डिपार्टमेंट के रुख से लगता है कि वो इन मैसेजिंग ऐप्स पर शिकंजा कसने का मूड बना चुके हैं। अब देखना होगा कि सरकार टेलीकॉम कंपनियों की कितनी मांगे मानती है और इन नियमों को लागू करने में कितना वक्त लगेगा। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो यहाँ पर कवायद एक तरह से शुरू हो चुकी है, क्योंकि अभी फिलहाल तो राय ही मांगी गई है। लागू ये नियम कब तक हो जाएंगे इसको लेकर अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जिनके जवाब शायद आज हम हमारे पैनलिस्टों से पूछने की कोशिश करेंगे। फ्री इंटरनेट कॉलिंग से टेलीकॉम कंपनियों को आखिर दिक्कत क्या है? टेलीकॉम कंपनियां जो हैं वो कितना नुकसान यहाँ पर उठा रही हैं इन ऐप्स के जरिए? क्या नया फ्रेमवर्क आम आदमी की जेब पर भारी पड़ेगा? क्या कॉलिंग ऐप टेलीकॉम कंपनियों के बिजनेस में सेंधमारी कर रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बिजॉन मिश्रा, इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट, महेश उपल, टेलीकॉम एक्सपर्ट, अमिताभ सिंघल, फॉर्मर प्रेसिडेंट ESPI, और अभिषेक तेलंग, टेक गुरु हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। महेश जी, आपके पास आएंगे। लगातार इस मुद्दे पर आपसे बातचीत होती रही है और एक बार फिर से ये नई बहस शुरू हो गई है और तमाम तरह के जो कॉलिंग और टेक्सटिंग ऐप हैं जिनका इस्तेमाल लोग खूब बढ़ चढ़कर कर रहे हैं, उसमें भले ही हम सिग्नल की बात करें, टेलीग्राम की बात करें, गूगल मीट की बात करें, सिग्नल, व्हाट्सएप, इन तमाम, स्काइप की बात करें, जिनका चलन हमने देखा है कि ख़ासतौर से महामारी के दौरान कुछ ज़्यादा बढ़ा है। अब फिर से एक बार ये लड़ाई शुरू हो चुकी है जहां पर ट्राई से सिफारिशें मांगी गई हैं, जो पहले भी एक बार दी गई थी लेकिन वो लागू नहीं हो पाई, और टेलीकॉम कंपनियों की जो मांग है समान सुविधाएं और समान नियम, एक बार फिर से ये मांगे सर उठाने लग गई हैं। अब बदले हुए सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, कितना ज़रूरी हो गया है इस नियम को लागू करना? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये अभी इतना जरूरी नहीं है। इसका कारण ये है कि विश्व भर में शायद ही कोई इक्का दुक्का देश हो जहां पर इस किस्म के रूल्स जो हैं, जो कि टेलीकॉम कंपनियों पे लगते हैं, वो OTT प्लेयर्स यानी कि व्हाट्सएप और जूम वगैरह वगैरह लोगों सर्विस वालों को, ये किसी भी मैच्योर रेगुलेटरी रेजीम में दुनिया की कहीं पे भी, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, ये जो OTT सर्विसेज के ऊपर कुछ नया रेगुलेटरी बर्डन या किसी किस्म के कंट्रोल आमतौर पर
फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनके केस में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। उनके केस में भी कुछ बातें हैं जो हमको समझनी होंगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ऊपर कई बाकी नियम लागू होते हैं, जैसे कि लाइसेंस फी, रेवेन्यू शेयरिंग और तमाम फाइनेंशियल ऑडिट, टेक्निकल और टेक्नोलॉजी ऑडिट और सिक्योरिटी ऑडिट वगैरह, जो उनके ऊपर फाइनेंशियल और बाकी जो बर्डन है वो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ाते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये जो बर्डन है कम से कम टेलीकोस के ऊपर यानी टेलीकॉम कंपनियों पर हो। तो हम खाली वो रूल्स अपनाएं और वही रूल्स लागू करें जिनसे हम कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर सकें, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करें और देश की सिक्योरिटी को बचा पाएं, को प्रोटेक्ट कर सकें। इन तीनों के अलावा मैं नहीं मानता कि हमें बहुत लंबे चौड़े रूल्स बनाने चाहिए। और हमें ये भी समझना है कि टेलकोस के पास भी कई ऐसे प्रिविलेजेस हैं जो आमतौर पर ओटीटी प्लेयर्स के पास नहीं होती। जैसे कि टेलकोस जो हैं वो उनके पास स्पेक्ट्रम है, उनको टेलीफोन नंबर्स की लेने की राइट्स हैं, उनको इंटरकनेक्शन की राइट्स हैं। ये सब जो राइट्स हैं ये आमतौर पर ओटीटी प्लेयर्स यानी व्हाट्सएप और जूम और सिग्नल वगैरह पर नहीं है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि बिल्कुल दोनों एक जैसी सर्विसेज हैं, एक ही जैसे दोनों के राइट्स हैं और इसलिए एक ही जैसे दोनों की ड्यूटीज या बर्डन्स होने चाहिए। ये अपने आप में गलत है। और यदि हम इसको बदलने की कोशिश करेंगे तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिन देशों के साथ हम अपने रूल्स को मैच करना चाहते हैं, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, वो ये सब काम नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें हमें थोड़ी ध्यान में रखनी। इसका मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो टेलीकॉम प्लेयर्स हैं और जो ओटीटी प्लेयर्स हैं उनमें आपस में टेंशन नहीं है, पर वो दोनों एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। जैसे कि ओटीटी सर्विसेज ज़ाहिर टेलीकॉम नेटवर्क के बगैर नहीं दी जा सकती, और आप और मैं यदि हमारे को अब ये ओटीटी सर्विसेज हमारे टेलीफोन कनेक्शन पे ना मिलेंगी तो हम टेलीफोन कनेक्शन को भी उतना चाहेंगे नहीं, उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं होगा हमारा। हम डेटा सर्विसेज यूज करते हैं, जो इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि हम ये सर्विसेज में हमारा इंटरेस्ट है, ये फ्री हैं, हमको वैल्यू देती हैं, हमारे को वो सब सुविधाएं देती हैं जो कई बार टेलीफोन कंपनीज नहीं दे पाती। आज की डेट में मेरा ख्याल से आप भी मानेंगी कि व्हाट्सएप का जो मैसेजिंग सर्विस है वो एसएमएस से कहीं बढ़िया है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जो व्हाट्सएप कॉलिंग है, वो स्काइप है, वो किसी जमाने में खराब थे पर आज वो शायद टेलीकॉम सर्विस से मैच करती हैं। तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए कि यदि ये सर्विसेज किसी टेलीकॉम उपभोक्ता को नहीं मिलेंगी तो उसका टेलीकॉम कनेक्शन में भी वो नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा। तो हम टेलकोस को भी वो जानते हैं और ये आप जब प्राइवेटली ये बात करते ही हैं कि यदि हम इन सब सर्विसेज को ओटीटी वगैरह सर्विसेज पे बहुत ज्यादा वो डालेंगे, प्राइसिंग करेंगे या उनके ऊपर किसी किस्म का कुछ राशनिंग करेंगे या तो हमें ही नुकसान हो सकता है क्योंकि हमारा डेटा यूसेज भी कम हो जाएगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मेरे हाँ, ख्याल तो से ये अमिताभ हम सिंघल जी दोनों भी इस बात चीजें हम पर सहमत होंगे आपके साथ, क्योंकि एक तरह से देखिए जहाँ तक कमाई की बात है और उनकी कमाई पे सेंधमारी की बात है, टेलीकॉम कंपनियों की जो मांग है उसको भी हम गलत नहीं बोल सकते। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा महेश जी ने भी यहाँ पे समझाया है कि जिन देशों की तर्ज पर हम भी आगे निकल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें उस तरह के फ़ायदे यहाँ पर होंगे जो शायद वो देश जो इस तरह के चार्जेस लागू कर चुके हैं उन्हें हो। और हमारे देश में जितना हमारा डेटा यूसेज है वो इसीलिए है क्योंकि ये अब तक फ्री हैं। इन ऐप्स की जिनकी इस्तेमाल करने की जो लोकप्रियता है खासतौर से वो इतनी बढ़ रही है, दिनों दिन बढ़ रही है, उस पर कहीं ना कहीं एक सेटबैक आ जाएगा। तो अमिताभ जी, अगर ये फैसला लिया जाता है तो भी किन किन बातों को संज्ञान में लेना होगा सरकार की तरफ से?
जी देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो भी महेश जी ने बोला है वो बिल्कुल सटीक तरीके से उन्होंने रखी है बात सामने कि ओटीटी को रेगुलेट करके उनके ऊपर रेगुलेटरी बर्डन बढ़ाना है का मतलब ये है कि उसका डायरेक्ट असर उपभोक्ता के प्राइसिंग पर होगा, अफोर्डेबिलिटी पर होगा। और सरकार तो हमेशा से बोलती है कि कम्युनिकेशन अफोर्डेबल होना चाहिए और अफोर्डेबल करते रहना चाहिए। और क्योंकि भारत में कंपेयर टू अदर कंट्रीज हमारे यहाँ कम्युनिकेशन सर्विसेज ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू इयर्स अफोर्डेबल होती चली गई हैं, इसीलिए डेटा यूसेज भी बढ़ता गया क्योंकि रेगुलेटरी बर्डन इनके ऊपर ओटीटी सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर नहीं था। अच्छा, ये पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे जिस बात से या जिस तौर तरीके को अपनाने के बाद अगर अफोर्डेबल सर्विसेज के ऊपर असर होता है तो वो भी गलत होगा। दूसरा ये है कि एक जो मुद्दा बोला गया रखा गया वो ये है कि रेगुलेटरी बर्डन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो उसको उसके बराबर ओटीटी वालों को लाना चाहिए, वो मेरे हिसाब से सैद्धांतिक रूप से गलत है। क्योंकि सरकार को देखना ये चाहिए कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर जो बर्डन है वो कैसे कम किया जाए। और हम सबको टेलीकॉम इंडस्ट्री में मालूम है, महेश जी भी जानते हैं, बाकी सब भी जानते हैं कि शुरू से जब से टेलीकॉम हमारे देश में खुला 25-28 साल पहले, तब से लेकर अब तक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की लड़ाई हमेशा जारी रही सरकार के साथ, रेगुलेटर्स के साथ, कि किसी तरह लाइसेंस फी कम हो, किसी तरह से उनके जो राइट ऑफ वे के कॉस्ट्स हैं वो कम हो। बहुत सारे ऐसे बर्डन्स हैं जो उनके कंप्लायंस बर्डन्स हैं वो कम किए जाएं। तो देखना ये होगा कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर जो बर्डन है वो कैसे कम किया जाए, ना कि उनका बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट किया जाए जिसकी वजह से पूरा आईटी पनप रहा है, जिसकी वजह से पूरा टेलीकॉम सेक्टर का नेटवर्क चल रहा है। इनफैक्ट नेटवर्क यूटिलाइजेशन जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स का है वो इतना डिपेंडेंट है अब ओटीटी के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेट कॉलिंग एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उसी की बेसिस पे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का नेटवर्क यूटिलिटी भी बढ़ रहा है हमेशा से। और हर एक यूजर आज दुनिया में, हमारा इंडियन यूजर जो है वो 13 से 14 जीबी डेटा पर मंथ यूज करता है, जो कि वर्ल्ड में हाईएस्ट है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ऊपर बर्डन नहीं है उस चीज का। चौथी बात मैं ये रखना चाहूंगा कि एक ये गलत मानते हैं लोग कि ये फ्री है। ओटीटी पे जो भी आप फैसिलिटीज और फीचर्स लाइक व्हाट्सएप कॉलिंग अगर आप समझते कि फ्री है, वो लगता फ्री इसलिए क्योंकि पहले बिफोर इंटरनेट कॉलिंग, इंटरनेट टेलीफोनी, लोग टेलीकॉम ऑपरेटर्स को लैंडलाइन के ऊपर जब इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस प्राइस देते थे वो एक बहुत हाई कॉस्ट होती थी। व्हाट्सएप कॉलिंग से वो प्राइस सामने दिखती नहीं है, लेकिन आज आप जो है एज ए उपभोक्ता आप टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को उसको कनेक्शन देने के लिए उसका सब्सक्राइबर को प्लान का पैसा देते हैं, उसको डेटा प्लान का पैसा देते हैं, और उसी प्लान की बदौलत आपको ये फैसिलिटीज मिलती हैं। तो ये मेरा मानना है कि ये बिल्कुल गलत, मोटा मोटे शब्दों में ये बिल्कुल गलत है कि उनका बर्डन किसी और ओटीटी के ऊपर शिफ्ट करके कंज्यूमर के ऊपर बर्डन आप बढ़ा दें, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर विल एंड अप पेइंग, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अभी मैं कहना चाहूंगा। अभिषेक, आपके पास मैं आना चाहूँगी क्योंकि ये तो हमने पहलू हो गया, अब ये समझ लिया जहाँ पर ग्राहकों की जेब पर असर पड़ेगा अगर इन पर चार्जेस लगा दिए जाएंगे। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की हम बात कर रहे हैं, जिन ऐप्स की हम बात कर रहे हैं, इनके नज़रिए से अगर हम समझना चाहें तो भारत कितना मुश्किल मार्केट हो जाएगा इनके लिए? देखिए, भारत तो हमेशा से ही मुश्किल मार्केट था। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि इंडिया बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ पर लोगों को लगता है जितना फ्री में मिल जाए उतना बेहतर है, और लोग पैसा खर्च करने से हिचकते थे। लेकिन पोस्ट कोरोना कहीं ना कहीं हम सबके यूजर बिहेवियर में थोड़ा बहुत फर्क आया है। आप जैसे देखेंगे कि कट द केबल का मूवमेंट जो जिसे कहा जाए बाकी और वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिल रहा था, कि लोग प्रॉपर केबल कनेक्शन हटा के ब्रॉडबैंड इंटरनेट के की मदद से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब कर रहे थे, यही इंडिया में शुरू हो गया। आज जो टियर 1 और टियर 2 सिटीज हैं वहां पर आपको बहुत ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की रीच बढ़ गई है। सेम वही चीज अगर आप ये करें कि व्हाट्सएप कॉलिंग के लिए भी अगर पैसा ये लोग मांगते हैं, ये पेड हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा होगा, नो डाउट, जिसे कहा जाए ये कंपनियां कमाएंगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो फेसबुक और मेटा जो है, उनके मैनेजमेंट से जब बात की गई तो उन्होंने एक बात साफ तौर पर की कि हम अगर इनको पेड भी करेंगे इन सर्विसेज को, तो इसमें हम कुछ इस तरीके से इसको पेड करेंगे कि यूजर
बहुत खुशी खुशी पैसे दे। तो जहां तक मुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल अगर व्हाट्सएप कॉलिंग या स्काइप कॉलिंग अगर ये फ्री से पेड वर्जन पे जाते हैं, तो मुझे लगता है इसके 2-3 प्लान्स लेकर आएंगे। जैसे आप कई सॉफ्टवेयर्स पे आप इस्तेमाल करते हैं कि कुछ प्रो यूजर्स के लिए होंगे जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलेंगे, और जो नॉर्मल यूजर्स के लिए जो अभी जो हम लोग इंटरनेट कॉलिंग करते हैं, वो मुझे जहां तक लगता है कि व्हाट्सएप कॉलिंग वो एक हद तक फ्री रहेगी, चार्जेस की आप लेकिन हाँ, बात कुछ कर रहे एक्स्ट्रा हैं ना, फीचर्स करने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये ऐप की तरफ से चार्जेस की आप बात कर रहे हैं ना अभिषेक, जो ये लगाने की प्लानिंग थी पहले, तो जी, ये इसमें जिन फीचर्स की आप बात कर रहे हैं उसमें तो प्राइवेसी भी एक बहुत बड़ा फीचर हो जाएगा, जो शायद एक ग्राहकों को मिलने की संभावना होगी, गुंजाइश होगी। बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि अगर आप देखें तो प्रिवेसी के ऊपर पिछले 3-4 सालों से बहुत ज्यादा इन लोगों को भी, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको भी कटघरे में खड़ा किया गया है सारी दुनिया में, और जो कंज्यूमर है वो भी बहुत ज्यादा जागरूक होता चला जा रहा है अपनी प्राइवेसी को लेकर। और इसमें एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि एप्पल एक एकमात्र वो कंपनी है जिसके कारण से अगर आप देखें तो इंडस्ट्री उसके पीछे पीछे चलना शुरू होती है। जैसे कि एप्पल ने चार्जर देना बंद कर दिया अपने डिवाइसेस के साथ, तो बाकी अब जितने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिलते हैं, किसी में चार्जर आपको देखने को नहीं मिलता। सेम एप्पल काफी वक्त से प्राइवेसी को लेकर खड़ा हुआ है मैदान में, और उनकी अगर आप पिछले 2 सालों से उनकी जो एड्स देखें तो उसमें प्राइवेसी का बहुत वो लोग जोर दे रहे हैं। सूनो लेटर, और अगर फेसबुक के ऊपर सबसे ज्यादा चोट उनके रेवेन्यू पर पड़ी है, जो एड रेवेन्यू पर, उसमें एप्पल के इकोसिस्टम से होने वाले जो उन्होंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जो बदलाव ले आए, जिसके कारण से एप्पल के यूजर्स का डेटा जो है वो फेसबुक को, मेटा को नहीं मिल रहा है, फेसबुक मेटा को, तो उसके कारण से उनके एड रेवेन्यू पर बहुत फर्क पड़ा। और सूनो लेटर, ये जो यहाँ पर एप्पल के इकोसिस्टम में हो रहा है, यही एंड्रॉइड में भी सूनो लेटर होगा। इतनी आसानी से आपको प्राइवेसी, जैसे अभी बड़ी आसानी से ये लोग एक्सेस कर लेते थे यूजर का डेटा, ये नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इनको रेवेन्यू अपना बढ़ाने के लिए, क्योंकि पिछले 10 सालों में फेसबुक मेटा ने कमाया यूजर के डेटा से, लेकिन अब अगले 10 सालों तक अगर उन्हें कमाना है तो कहीं ना कहीं अपनी सर्विसेज से उन्हें सब्सक्रिप्शन मॉडल पर आना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक तरीके से उनको पेड इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। और कंज्यूमर का बिहेवियर भी अगर आप देखें पिछले 2-1 साल में थोड़ा बदला है, खासकर पर टियर 1 और टियर 2 सिटीज में लोग थोड़ा बहुत पैसा, अगर अच्छी सर्विस मिल रही है, खर्च करने को तैयार है। इसके लिए तो बिजॉन जी पैसा शायद लोग देने के लिए तैयार भी हो जाएं, लेकिन जिस तरह की सिफारिशें ड्यूटी ने मंगवाई हैं TRAI से, वहां पर क्या आपको लगता है कि कंज्यूमर विलिंगली पैसे देगा इस तरह की सर्विसेज का फायदा उठाने के लिए, ऐप्स का इस्तेमाल करने के लिए? हर कंज्यूमर ये चाहता है कि हमको अच्छा सर्विस मिले, गुणवत्ता मिले, सिक्योरिटी मिले, प्राइवेसी मिले, और उसके लिए यदि हमको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना भी पड़े, वैल्यू एडिशन, हम देने के लिए तैयार हैं। कभी भी कोई भी कंज्यूमर ये नहीं सोचता है कि हमको सब कुछ फ्री मिल जाए। उनको सबको मालूम है कि हमारा डेटा लेकर ट्रेडिंग हो रही है, और इसीलिए ये हमको भुगतान नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हर कंज्यूमर अब चाहेगा कि रेगुलेटरी रिजीम आए हर क्षेत्र में जहां पर भी सर्विस ऑब्लिगेशंस हैं, और जब भी सर्विस ऑब्लिगेशंस आते हैं और रेगुलेटरी में रिजीम आता है, वो कंज्यूमर के पक्ष में होता है, बिकॉज कंज्यूमर का एक सुनवाई हो जाती है, कंज्यूमर को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, कंज्यूमर को एक रिप्रेजेंटेशन करने का भी मौका मिलता है। अब सबको ये समझना होगा, अब ऐसा समय आ रहा है जहां कंज्यूमर अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीजों को लेकर आना होगा प्रोडक्ट में, और इनोवेशन को कभी किल नहीं करना होगा। यूजी हर समय कंज्यूमर चाहता है नया से नया प्रोडक्ट्स आप बनाएं, ऐसा बनाएं कि हमको और खुश करें, हमको डिलाइट करें, और इसके लिए नेचुरली R&D का इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, नए नए प्रोडक्ट्स लाने के लिए जरूरी है। हर समय रेगुलेटर का ये काम है कि आप हमको एक ओवरसाइट जरूर दीजिए कि आप जो काम कर रहे हो, हम उसको क्यों नहीं एक तंत्र के अंदर में लाएं। और कंज्यूमर ऑलवेज भी चाहता है कि हमको एक रेगुलेटरी रेजिम में लाएं, जो भी व्यक्ति व्यापार करता है वो ट्रांसपेरेंटली व्यापार करे, एथिकली व्यापार करें। आज क्या हो रहा है कि कई क्षेत्र में अभी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हर समय इस ढंग का नीति बने जहां पर हर कंज्यूमर को अवेयर किया जाए कि क्या हो रहा है।
आप कैसे हमको फ्री दे रहे हो, क्यों हमको फ्री दे रहे हो, आप कहां से कमाई कर रहे हो, इसी ये सारे चीजों को आपको खुलासा देना चाहिए और वो देने से तब विश्वास पैदा होता है। आज क्या है कि कई लोग बड़े शक के नजर से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, हमारा डेटा का क्या हो रहा है, ये लोग क्यों इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे उसका ट्रेडिंग कर रहे हैं। और ग्लोबली आपको मालूम है आज कंज्यूमर का डेटा यदि आप ले रहे हो और उसमें यदि ट्रेडिंग कर रहे हो तो हमको आपको खुलासा देना होगा और उसका फायदा हमारे तक पहुंचाना होगा हमारे कंसेंट के साथ। बगैर हमारे कंसेंट का आप यूज नहीं कर सकते हो। तो इसलिए तंत्र में रेगुलेटरी मैकेनिज्म लाना अनिवार्य है और इसलिए ये पेपर कंसल्टेशन पेपर निकला है क्योंकि हर एक स्टेक होल्डर्स का हम लोग को एक उनका व्यू पॉइंट्स लेना जरूरी है और व्यू पॉइंट्स लेने के समय सबको ये भी अवेयर करना होगा कि क्यों हो रहा है ये, इसका जरूरत क्यों पड़ा, क्यों हम लोग को एक रेगुलेटरी रिजीम में लाना चाहिए और कैसे हम इस बर्डन नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म तो होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन महेश जी जिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म की यहाँ पर बातचीत हो रही है, डिमांड हो रही है, उसमें केवल इन ऐप्स पर पैसे लगाने की तो बात नहीं हो सकती ना कहीं टेलीकॉम कंपनियों पर जो बर्डन्स है उसके लिए भी तो आपको कोई सोल्यूशन निकालना होगा, कोई समाधान निकालना होगा। सिर्फ इन ऐप्स पर पैसे लगाने से तो उनका भार कम नहीं हो जाएगा, उनकी दिक्कतें सुलझ नहीं जाएंगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमें दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो कंसल्टेशन या जो भी राय मांगी गई है डीओटी द्वारा टीआरएआई से, उसका जो रिलेशनशिप प्राइवेसी और इन सब चीजों से नहीं है। ये अलग इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं और इनके ऊपर चर्चा भी होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए, रेगुलेशन भी होना चाहिए। पर ये जो डिस्कशन है ये प्राइवेसी से रिलेटेड नहीं है। डीओटी ने, जहां तक मैं समझ रहा हूं, ये टेलकोस की सेम सर्विस सेम रूल्स के कॉन्टेक्स्ट में टीआरएआई से कुछ राय मांगी। उसके बारे में अभी कंसल्टेशन पेपर आएगा और उस कंसल्टेशन के पेपर के ऊपर चर्चा होगी वगैरह वगैरह। पर अभी जो इश्यू है वो यही है कि टेलकोस के ऊपर जो बर्डन है या जो भी कंप्लायंस बर्डन है वो हमको बाकी प्लेयर्स पर, ओटीटी प्लेयर्स पर डालने चाहिए या नहीं। मेरा अपना मानना है कि सेम सर्विस सेम रूल में कुछ लॉजिक है, क्योंकि जो व्हाट्सएप फोन कॉल है और व्हाट्सएप मैसेज है उसमें और टेलीफोन कंपनी की वॉइस या मैसेजिंग में कोई खास फर्क तो नहीं है, मकसद तो सेम है। पर हमें ये समझना चाहिए कि हमें बजाय इसके कि दोनों पर भार डालें, हमें जिस पे भार है उसको कम करें, जिससे कि दोनों बराबर पे आ जाए, जो कि दुनिया भर में होता है। ये जो हमारे देश में एंट्री फी है इतनी हाई, जो रेवेन्यू शेयरिंग है, ये सब चीजें जो हैं ये आम तौर पर मैच्योर रेगुलेटरी रेजिम्स में हमारे जो भी बड़े पीयर कंट्रीज हैं, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां ये सब नहीं होता है। तो हमें अपनी तरफ से समझना चाहिए, मेरा अपना मानना है कि यदि हम एक स्टेबल और कंसिस्टेंट रेगुलेटरी रेजिम लाना चाहते हैं तो हमें वही सब करना चाहिए जो सोच समझ के बाकी लोग कर रहे हैं, जिनका बाकी देशों को फायदा हो रहा है। पर हाँ, हमको किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा बर्डन बढ़ाना नहीं चाहिए जो कि फाइनली, जैसे कि अमिताभ जी ने और कईयों ने बताया, कि वो फाइनली कंज्यूमर पर ही आ जाएगा, तो वो हम चाहते नहीं। पर प्राइवेसी का जो इश्यू है वो डेफिनेटली टेलकोस पे भी से भी सीमित है। आफ्टर ऑल टेलकोस के पास भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, जाहिर है सोशल मीडिया वालों के पास हमसे भी ज्यादा है, उनसे भी ज्यादा है। पर ये सब इश्यूज कॉमन है, ये अलग बात है, उनके बारे में अलग से चर्चा होनी चाहिए। ये जो लाइसेंसिंग की बात हो रही है इसमें कि ओटीटी प्लेयर्स पर लाइसेंस लगना चाहिए कि नहीं, उनको फीस देनी चाहिए कि नहीं, उनसे रेवेन्यू शेयरिंग लेनी चाहिए कि नहीं, मेरा ख्याल से जो मुद्दा डीओटी ने चुना है वो ये है। पर मेरा अपना मानना है कि ये नहीं होना चाहिए।
इसके बदले में जो बाकी कंपनियों पे, जो खासकर टेलीकॉम कंपनीज पे जो भी बर्डन हैं उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि हमको यदि टैक्स, ये इस बर्डन जो है ये टेलीकॉम टैक्स ही तो है, तो इसका जो प्रॉपर प्लेस जो है वो यूनियन बजट में है, वहां से टैक्स होना चाहिए, ना कि हमें एक अलग से टेलीकॉम टैक्स यानी कि रेवेन्यू शेयरिंग और इस किस्म की बात करें। ये सबके लिए मेरा ख्याल से हानिकारक है, ये हमें नहीं करना चाहिए। जी महेश जी, तो अमिताभ जी, क्या 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 ऐसा नहीं हो सकता कि बजाय इसके कि हम समान सुविधाएं और समान नियम वाली लाइन पर चलें, इन ऐप्स के लिए और इन ओटीटी प्लेयर्स के लिए एक अलग तरह के नियम कानून बनाए जाएं जो कि रेगुलेटेड हो? क्या ये और बेहतर नहीं होगा? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर शुरू से ही ज़्यादा बर्डन रहा है, हर तरह का कंप्लायंस बर्डन रहा है, टैक्स बर्डन रहा है, रेवेन्यू शेयरिंग बर्डन रहा है, लाइसेंस फी का बर्डन रहा है, तो उसको कम करना चाहिए। और जैसा कि महेश जी ने भी बोला भी कि, और मैंने भी उससे पहले बोला था कि उनका जो बर्डन है किसी और के ऊपर शिफ्ट करके बैलेंसिंग एक्ट करने की गलती ना करें। सरकार को सोचना ये चाहिए कि जो भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की इशू है, उनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इश्यूज आ रही हैं पिछले 25-30 साल से, उसको कम करना चाहिए। तरीके जो ढूंढने चाहिए वो ये ढूंढने चाहिए कि उनके लाइसेंस फी कम हो सकती है क्या, उनकी रेवेन्यू शेयरिंग कुछ कम हो सकती है क्या, उनके जो और भी खर्चे आते हैं डे टू डे ऑपरेशंस में, जैसे कि राइट ऑफ वे के बड़े प्रॉब्लम होती थी, अभी शायद कुछ कदम उठाया सरकार ने थोड़ा बहुत ईज ऑफ करने के लिए, क्या उससे इनका बर्डन कम होगा? तो बहुत सारी चीजें हैं महेश जी, और मैं जानते हैं कि कम से कम नहीं तो 36 या 38% जो रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है, वो उनका इन्हीं कंप्लायंस बर्डन में जाता है। और ये बहुत एक हाई लेवल ऑफ बर्डन है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर, उसको कम करना चाहिए। और टीआरआई का काम भी यही है एज ए टेलीकॉम रेगुलेटर फोरमोस्ट, कि अगर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर एक सब सेक्टर के ऊपर ज्यादा बर्डन है तो उसको पैरिटी लाना चाहिए। ये नहीं कि एक जगह उनका लाइसेंस फी है तो दूसरे का भी बढ़ा दो, उतना ही, उससे आपका सोल्यूशन नहीं आएगा, उल्टा उसका नुकसान ही होगा पूरे उपभोक्ता के सर्कल को, पूरे सही बात है। देश को यहाँ पर नुकसान। अंत में तो उपभोक्ता को ही चार्जेस पे करने होंगे, भले वो सरकार की तरफ से लागू किए जाएं इन ऐप्स के ऊपर, या ऐप्स अपनी ओर से जो सर्विस दे रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ पर चार्जेस लगाएं। केवल टेलीकॉम कंपनियों की मांग और गुहार को देखते हुए इन ऐप्स पर चार्ज लगाना फिलहाल थोड़ा सा डिबेट का विषय है, जिसको लेकर आने वाले वक्त में ही तस्वीर साफ हो पाएगी, जब ट्राई की तरफ से हमें सिफारिश जो कंसल्टेटिव पेपर मांगा हुआ है वो सामने आएगा, और उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरह के रेगुलेटरी नियम यहाँ पे जारी करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।